तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में बांग्लादेश एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर संघ और भाजपा खूब मेहनत करती है। दिल्ली में चुनाव भी है, पूरे देश में भाजपा का डंका बज रहा है, लेकिन सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां भाजपा और संघ परिवार का सारी ताकत फेल हो जाती है। या फिर यूं कहें कि भले ही मोदी जी दिल्ली में बैठकर पूरे देश पर राज कर रहे हैं, पर दिल्ली में उनकी पार्टी चुनाव में हार जाती है। हार भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बहुत ही शर्मनाक। जिस तरह बीजेपी पूरे देश में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतने पर मोदी जी के चेहरे को अपनी कामयाबी का राज बताने पर तुल जाती है, उसी तरह से जब दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात आती है, मोदी जी के चेहरे पर 12 बजने लगता है। मोदी जी के चेहरे को दिल्ली वाले पूरी तरह से नकार देते हैं, क्योंकि मोदी जी चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपना चेहरा दिखाकर वोट मांगते हैं, पर दिल्ली में मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए भाजपा हार जाती है, वो भी शर्मनाक है। ऐसे में हालिया कुछ सालों के दौरान मोदी जी के भाषण में हार का असर नजर आने लगा है। जब मोदी जी को हार नजर आने लगती है, तब उनकी पार्टी को शिकस्त नजर आने लगता है। जब संघ का कच्छा खसकने लगता है, तब मोदी जी और उनके संघ के पुरोधाओं के साथ धर्म की सियासत करने लगते हैं। मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की सियासत के लिए मजबूर हो जाते हैं। तब ना तो विकास के नाम पर मोदी जी वोट मांगते हैं, ना तो नौकरी के नाम पर वोट मांगते हैं। तब ना तो गुजरात मॉडल याद आता है, सिर्फ मंगलसूत्र और घुसपैठिया उनके लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाता है। पर अब दिल्ली में हार नजर आते ही बीजेपी को बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक जिस तरह से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके देश के तमाम अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश हो रही है, उससे इतना तो साफ नजर आ रहा है कि भाजपा बहुत डरी हुई है। उसे दिल्ली में हार नजर आ रही है और ना तो उनके पास दिल्ली में चुनाव जीतने की ताकत है और ना ही उसे जीत की कोई उम्मीद नजर आ रही है। आखिर कैसे दिल्ली से मुंबई तक अपनी फजीहत करवा रहे हैं पीएम मोदी? आखिर कैसे खुद ही के दामन पर कीचड़ उछाल रही है भाजपा? आखिर कैसे खुद ही के पांव कुल्हाड़ी मार रहे संघ के कच्छेधारी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। जब से सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स को बांग्लादेशी होने का दावा किया है, तब से ही भाजपा बांग्लादेशी और घुसपैठिया मुद्दा उठा रही है। पर सवाल है कि भारत में कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिया मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो कहां पर हैं? इसके बारे में सारी जानकारी केंद्र की मोदी सरकार ही दे सकती है। जब 12 साल से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हर मुद्दे पर खुद को क्रेडिट देने लगते हैं, तो फिर इसमें विपक्ष किस लिए जिम्मेदार हो गया? दिल्ली चुनाव में इस वक्त घुसपैठिया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे शब्दों को खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, पर सवाल है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? क्या उड़कर आ रहे हैं, या फिर उन लोगों के पास मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर वाली कलाई घड़ी है? क्या वो गायब होकर भारत में आ रहे हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसके बारे में मोदी जी नहीं जानते? अगर मोदी जी के होते हुए देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो मोदी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। खासकर भाजपा और संघ के पुरोधाओं को डूब मरना चाहिए, जिनके होते हुए देश में घुसपैठ हो रहा है। अगर भारत में एक भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या मौजूद है, तो यह मुद्दा ना तो दिल्ली का है और ना ही भारत का, बल्कि यह एक इंटरनेशनल मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, जिसका सीधा ताल्लुक यूनाइटेड नेशन से है, जो भारत में आने वाले हर शरणार्थी के लिए आईडी जारी करता है, उनके लिए फंड जारी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई शरणार्थी भूखा नंगा बनकर भारत में बोझ बनने के लिए आ रहा है। इसके लिए इंटरनेशनल लॉ है, बकायदा उनको यूनाइटेड नेशन से पैसा मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है, खाने पीने, रहने और बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा का इंतजाम किया जाता है, और ये सब कुछ यूनाइटेड नेशन करता है। पर अगर कोई घुसपैठिया भारत में मौजूद है,
तो मोदी जी किस काम के विश्वगुरु हैं जो भारत में घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं, जिनके दौर में देश के बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, जिस सीमा हैदर को संघ और भाजपा के पुरोधाओं ने सिर माथे पर बैठा लिया, वो ना तो शरणार्थी हैं और ना ही पाकिस्तान से विदा होकर भारत आई हैं, बल्कि वो एक घुसपैठिया ही है। उसे बाहर कब किया जाएगा? अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को ही देख लीजिए। उनकी चिट्ठी ने भाजपा और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मतलब उनको मालूम है कि कहां कहां पर बांग्लादेशी मौजूद हैं, उनको मालूम है कि कहां कहां पर रोहिंग्या मौजूद है, उनको मालूम है कहां कहां पर घुसपैठिया मौजूद है, तभी तो उन्होंने निर्देश जारी किया। मतलब इतने सालों तक भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री दिल्ली के उपराज्यपाल बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों को भारत में आने की छूट दे रहे थे क्या, जो अब इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो वीके सक्सेना क्यों निर्देश दिए हैं और अब तक क्यों चुप थे? यहां सवाल केंद्र की मोदी सरकार से है कि आखिर वो इतने सालों तक कौन सा दही जमाकर बेच रही थी? क्यों यहां पर बांग्लादेशी मौजूद हैं? क्यों यहां पर रोहिंग्या मौजूद है? कैसे कोई घुसपैठिया भारत में घुस सकता है? भले ही इस वक्त भारत में अवैध घुसपैठ को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, भले ही सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक घुसपैठिया का राग अलापने की वजह से सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन घुसपैठिया है वो और कैसे आ गया? अगर सरकार को मालूम है तो अब तक उनको पकड़ा क्यों नहीं है? उन्हें बांग्लादेश को क्यों नहीं सौंपा? यहां शेख हसीना बैठी हुई हैं, उन्हें कब वापस भेजा जाएगा? झारखंड के चुनाव में मोदी जी ने बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या का मुद्दा उठाया था। लोकसभा चुनाव से पहले सीए एनआरसी का मुद्दा उठाया गया था। 20 सितंबर 2024 को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था कि एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं, हमारे रोजगार भी वो लूट रहे हैं। अमित शाह ने इस दौरान ये भी कहा कि झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, ये बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। अमित शाह ने दावा किया था, हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठी हो रही है, अगर इसी प्रकार से जारी रही तो 25 से 30 साल में घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर आप इतने दिनों से सरकार में हैं तो आपने इनको रोका क्यों नहीं? मुंबई से लेकर दिल्ली से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, पर यकीन मानिए दिल्ली का चुनाव इनके लिए सरदर्द बन चुका है। हर हाल में इनको हार नजर आ रही है। अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। खैर, चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन वाली घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।